हेलो एवरीवन। आज मैं भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा और भारतीय इतिहास में भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इस पर बहुत सी बातें निकल के सामने आई हैं। अभी हाल ही में 2 जून को बहुत सारी मांगें उठ रही थी भारत के नाम को लेकर के कि भारत का नाम इंडिया हटना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो फिर उस पर बीबीसी ने एक लंबी पोस्ट दी थी कि भारत का नाम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से आया और कैसे कैसे ये पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैं भारतीय इतिहास की बात करूंगा तो इतिहास को जानने का जो प्राचीन स्रोत है वह है उस समय के लिखे गए या तो पत्थरों पर उकेरे गए चित्रलिपियाँ, या तो उस समय जो शिलालेखों पर बहुत सारी बातें लिखी गई थी किसी राजा के बारे में या उसके कामों के बारे में। इसके अलावा बाद में कुछ पुस्तकें भी आईं और पुस्तकों के अलावा जो भारत या दुनिया के तमाम देशों से जो दर्शनार्थी आए, जो ट्रैवलर आए, तो उन ट्रैवलर्स ने भी अपने अपने देश में जाकर के भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो इतिहास जानने की कई सारे स्रोत हैं, है ना। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो पत्थरों का युग था, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला था पूरा पाषाण काल, उसके बाद था मध्य पाषाण काल और बाद में आया नवपाषाण काल। फिर पाषाण काल के बाद जब आद्य ऐतिहासिक काल आता है ना। प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है वो अज्ञात से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद जब आद्य ऐतिहासिक काल आया तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है और उत्तर वैदिक सभ्यता पे ख़त्म होता है, अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में आपने प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के बारे में जाना होगा। तो प्राचीन भारत का जो कालखंड रहा है वह 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक रहा है। इसके अलावा मध्य भारत का समय 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है, और आधुनिक भारत का समय 1707 से लेकर अब तक है ना। यानी मध्यकाल जो है तो 8वीं सदी से 18वीं सदी, और आधुनिक काल 18वीं सदी के बाद से अब तक का है। इसके अलावा आपने फिर प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का जिक्र है तो आपने उसको भी पढ़ा होगा, है ना। मौर्य वंश है, हर्षवर्धन का समय है ना, मौर्य उत्तर में है। तो ये तमाम बातें आपने पढ़ी होगी, जिसमें कनिष्क वगैरह सब आते हैं। इसके अलावा फिर आप मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग राजाओं के नाम पढ़े होंगे, है ना। चेर, चोल, पांडव, पांड्य, पल्लव, है ना। इसके अलावा हरिहर बुक्का वाला भी आपने पढ़ा होगा, विजयनगर, बहमनी एम्पायर, है ना। ये तमाम चीज़ें हैं। राजपूत, मुगल, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये तमाम चीज़ें भारतीय इतिहास में शामिल है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे विदेशी भी आए, है ना। वास्को डी गामा जैसे 1498 में आया, तो उसने भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ दिया। इसके अलावा आपने सेल्यूकस का नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर, है ना, जो सिकंदर का पीए था। तो इस प्रकार से बहुत सारे बाह्य आक्रमणकारी आए और बहुत सारे लोग एक ट्रैवलर के रूप में भारत में आए, यहाँ भारत को जानने समझने, क्योंकि भारत को एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो भारत में जो ये अपार धन संपदा थी, तो इस पर बाहरी आक्रमणकारियों की हमेशा नज़र रहती थी। जब मैं भारतीय इतिहास को आगे की तरफ ले चलूँ तो यहाँ पर भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय, जैसे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं या उसके बाद की बात करूं, तो वहाँ पर मानव की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, इन तमाम जीवन काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। और उस समय कब, कहाँ, कैसे मानव ने विकास किया, ये तमाम जानकारी हमें मिलती है। इतना ही नहीं, अगर मैं भारत के नामकरण की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें इसके ऐतिहासिक स्रोत पे जाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करेंगे आप
कि हमें अपने देश के नामकरण के बारे में जो पता चलता है तो वह सबसे पहला तो ऐतिहासिक स्रोत है ना। तो ऐतिहासिक स्रोत से हमें ये पता चलता है कि भारत जो है, तो जिसको हम अपने संविधान में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, अथवा इंडिया अर्थात भारत, है ना। तो ये जो इंडिया शब्द है ये इंडस से आया है, ठीक है, और जिसका संस्कृत में अर्थ होता है, इस इंडिया या इंडस का अर्थ संस्कृत में होता है सिंधु। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में एक सिंधु नदी भी बहती है जो पाकिस्तान से होकर के निकलती तो तिब्बत से है, वर्तमान में जो चाइना का भाग है, और वहाँ से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए और फिर इधर पश्चिम में जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद फिर अरब सागर में जाके समा जाती है ना। यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारी प्राचीन चीज़ें मिली हैं, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि भारत में कई हजार साल पहले भी यहाँ पर शहरी रहन सहन था, है ना। चलिए, तो इसके अलावा ऐसा भी आया है कि ये जो सिंधु शब्द है, जिसको हमने कहा कि इंडस से निकल के आया है और संस्कृत में इसको सिंधु नाम दिया गया है, तो ये आगे चल करके हिंदुस्तान बना, क्योंकि अंग्रेज जो थे या अन्य जो आक्रमणकारी थे तो कई बार उनको नाम कहने में दिक्कत होती थी। तो ये सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू से आगे चल के हिंदुस्तान बना। जब मैं भारतवर्ष की बात करूं, कई बार हम भारतवर्ष भी पढ़ते हैं, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उपयोग पाणिनि पिंगल का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत बड़े संस्कृताचार्य थे, है ना, संस्कृत व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। तो पाणिनि ने सबसे पहली बार अपनी अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का जिक्र किया है। और इसके अलावा एक खारवेल का वो हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है, तो वहाँ पर भी भारतवर्ष का जिक्र किया गया है ना। इसके अलावा भारत देश का जो ये नामकरण है वो ऋग वैदिक काल के एक प्रमुख जन थे जिनका नाम था भारत, तो उनके नाम पर पड़ा है ना। तो इस प्रकार से ये भारत नाम आया है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य मतानुसार हैं, जैसे जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, उनके ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम भरत था, तो कुछ लोगों की मान्यता है कि उनके नाम पर भारत पड़ा। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथानुसार इस देश का नामकरण कुरुवंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था सम्राट दुष्यंत, और उनकी माता थी महादेवी शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कई किताबों में मिलता है। कहा जाता है कि भारत बहुत निर्भीक था और वह शेर के बच्चों के साथ खेला करता था। वो शेर के मुंह में अपने हाथों को डाल करके और उनके दांतों को गिन लिया करता था, इतना बहादुर बेटा था। तो इस बहादुरी के कारण ही उस भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष आर्यावर्त भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य ईरान से हमारे यहाँ पर आर्य लोग आए और यहाँ आकर रच बस गए, है ना। इस मिट्टी को उन्होंने अपनी मिट्टी समझा, यहाँ वो घुल मिल गए और यहाँ पर आगे चल के उन्होंने वेदों की रचना भी की, है ना। बहुत सारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलता है जब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो आर्यों के नाम से ही हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। तो ऐसे ढेर सारे हम लोगों के पास रिसोर्सेस हैं। जब मैं भारतीय इतिहास जानने की बात करता हूँ तो मुख्य रूप से 3 स्रोत हमें मिलते हैं। एक तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, दूसरा है साहित्यिक स्रोत जिसको हम लोग लिटरेरी रिसोर्स कहते हैं, और एक है जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनके जो विवरण मिलते हैं, है ना। उन लोगों ने जो भी डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, जो भी फॉरेनर्स के डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बारे में मतलब उसको पढ़ करके हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि ये भारत का इतिहास रहा अथवा ये वर्ल्ड का इतिहास रहा। फिलहाल हम भारतीय इतिहास की बात करने जा रहे हैं। अब जब मैं पुरातात्विक स्रोतों की बात करता हूँ तो उसमें जैसे अभिलेख हो गया, आपके सिक्के हो गए, स्मारक और भवन हो गया, मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, और कुछ जो अवशेष मिले हैं, है ना, खुदाई के दौरान या दुनिया भर के, ये तमाम चीज़ें हैं। अब फिर उसमें अलग अलग श्रेणियों के अभिलेख हैं, प्रथम श्रेणी के हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं और फिर तृतीय श्रेणी के हैं। जैसे मैं प्रथम श्रेणी के अभिलेखों की बात करूं तो उसमें अशोक का अभिलेख आता है ना। अशोक आप जानते होंगे ये मौर्य वंश का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने कलिंगा युद्ध लड़ा था, है ना। इसके अलावा जब मैं द्वितीय श्रेणी के अभिलेखों की बात करूँ तो इसमें बौद्ध, जैन और वैष्णवादि जो भी संप्रदाय थे तो उस समय के संप्रदायों के धार्मिक अनुष्ठानों का जिक्र किया गया है ना। तो ये द्वितीय श्रेणी के अभिलेख।
जब मैं तृतीय श्रेणी के अभिलेखों की बात करता हूँ तो इसमें राजा जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था और वो युद्ध को जीत करके आता था, तो वह अपने इस विजय को, अपनी इस विजय यात्रा को उस स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाता था पत्थरों के ऊपर, है ना, क्योंकि उस टाइम पे ये पत्थर ही एकमात्र सोर्स थे किसी भी चीज़ को लिखने पढ़ने के, और वो लंबे समय तक रहते, क्योंकि कागज़ का आविष्कार चीन में तो हुआ, ये बात सही है, लेकिन उस टाइम पे भारत में उपलब्ध ना रहे होंगे, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिलेख है। हमने हाथी गुम्फा लेख की अभी बात की थी, है ना, जो कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में लिखा गया। अभी हमने कहा कि सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख पाणिनि के अलावा वहाँ भी देखने को मिला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। अब हम इस पर बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों और कैसे पड़ा। इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को समझ लेना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीबीसी ने एक पोस्ट भेजा था, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो इसमें भारत का नाम कैसे पड़ा, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अभी इंडिया शब्द हटाने की बात उठ रही थी, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, तो जब इंडिया शब्द को बदलने की मांग उठ रही है तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून के बाद सुनवाई भी करी थी। उसमें याचिकाकर्ता जो था, तो ये शायद अजीत बडनेरकर था, और उसकी ये मांग थी कि जो इंडिया ग्रीक शब्द है, जो कि इंडिका से आया है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो इस नाम को हटाया जाना चाहिए, है ना। उसने अदालत से ये भी अपील की थी कि केंद्र सरकार को ये अदालत निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 मतलब कि जो उसका परिशिष्ट क्या कहेंगे, उसका जो इंट्रोडक्शन है, जो उसकी प्रस्तावना है ना, तो प्रस्तावना में बदलाव कर दिया जाए, और जो इंडिया दैट इज़ भारत, तो उस इंडिया शब्द को हटा के भारत कर दिया जाए, ये उसका कहना था, है ना। क्योंकि उसका मानना था कि ये जब ग्रीक शब्द इंडिका से आया है तो ग्रीक का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब हमारा देश अपने आप में, ऐसा तो नहीं कि हमारा देश अपने वजूद को पाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है ना, तो कहीं ग्रीक के शब्दों को लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हमारे भारत की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें, संस्कृतियों की बात करें, तो बहुत प्राचीन है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो S.A. बोबड़े, अरविंद शरद बोबड़े, तो इन्होंने क्या किया था कि 3 सदस्यीय बेंच को बैठाया था, और सबसे पहले तो उन्होंने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। भाई संवैधानिक मामला है तो इसमें थोड़ा सा घुसना बड़ा रिस्की काम होता है ना। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, ये उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना। तो प्रस्तावना को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेम्बल, तो ये उसके प्रेम्बल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। अब देखिए इसमें चेतावनी क्या है कि जो, तो इसमें सर्वोच्च अदालत ने ये कहा था कि याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए, मतलब जो भी मिनिस्ट्री है उस चीज़ की, तो वहाँ भेजा जाना चाहिए, और जो याचिका करता है वो सरकार के सामने अपनी मांग रखे, है ना। और ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, देश अपना नाम, कई सारे देश अपने नाम बदल चुके हैं। और आइए थोड़ा सा हम भारतीय इस नामकरण के पीछे जो एक प्राचीन इतिहास रहा है, या जो भी हम लोगों के सामने ऐसे डॉक्यूमेंट आए हैं जिनके आधार पर भारत के अलग अलग नाम हैं, जैसे भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, है ना, ये तमाम नाम रहे हैं। तो आइए हम इनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन काल में समझिएगा भारत भूमि को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे हम कह सकते हैं जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, हिमवर्ष है ना, अजनाभ वर्ष है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, हिंद है, हिंदुस्तान है, और अभी जो ग्रीक शब्द का हमने जिक्र किया इंडिया, तो ये भी है। वर्तमान में तो हम धड़ल्ले से इंडिया बोलते हैं। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम रहा है वह भारत रहा है ना। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब नामकरण को लेकर के इतनी सारे धर्म मान्यताएँ रही हैं, है ना, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, हर समाज अपने हिसाब से उसको समय समय पर नाम देता आया है। तो उस हिसाब से अगर हम भौगोलिक संरचना की भी बात करें तो
भौगोलिक संरचना के आधार पर भी इसका नामकरण किया गया। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जैसे हम जब हिंद कहते हैं तो हमने कहा कि हिंद जो है तो ये इंडिका को संस्कृत में सिंधु का नाम दिया गया और सिंधु से आगे चल के हिंद शब्द आया और फिर हिंदुस्तान। तो ये जो सिंधु नदी है तो सिंधु एक नदी है, तो उसके आसपास के एरिया को उस समय वहाँ पर जिस राजा का शासन रहा होगा तो उसके नाम से इसको सिंधु नदी की प्रमुखता के कारण इसको वहाँ पर सिंध क्षेत्र या सैंधव क्षेत्र कहा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप इसको सैंधव, सिंधु या सैंधव इसको कहा गया है ना। तो ये सिंधु नदी जहाँ जहाँ प्रवाहित होती थी तो उस पूरी एरिया को ऐसा कहा गया। जब हम आगे बात करते हैं तो भारत शब्द के बहुत सारे दावेदार हैं। जैसे हम कहते हैं पौराणिक युग में भरत नाम के कई सारे राजा हुए हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले बात की थी कि दुष्यंत के पुत्र और शकुंतला के वीर पुत्र, तो ये एक भरत थे। इसके अलावा राजा दशरथ का एक पुत्र था तो उसका भी नाम भरत था, जिन्होंने खड़ाऊँ रख करके और 14 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने ज़मीन के नीचे गड्ढा खुदवा करके वहाँ पर अपना जीवन यापन किया। उनकी ऐसी मान्यता थी कि जब उनका भाई जो है तो 14 वर्ष वन में निवास कर रहा है, ज्येष्ठ भ्राता ही क्योंकि राजा बनने का अधिकारी होता है, तो वह उस राजकाज को नहीं लेंगे। तो पहले तो उन्होंने मनाने की कोशिश करी, जब वो नहीं लौटे किसी भी सूरत में तब उन्होंने एक चिन्ह के रूप में उनकी चरण पादुका लाए और सिंहासन पर रखा। तो ऐसे ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे ऐसे राजा हमारे यहाँ हुए हैं। तो कहा जाता है उनका ये जो असीम त्याग था, तो इस त्याग के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। चलिए, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे नाट्य शास्त्र में है जिसको भरत मुनि ने लिखा है, तो वहाँ भी एक राजर्षि भरत का जिक्र किया गया है ना। और उन्हीं के नाम से जड़ भरत एक मुहावरा भी प्रचलित हो गया है। ये तमाम बातें हैं। इसी प्रकार मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे और वो बड़े योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में भी एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे भरत हुए हैं। इसी प्रकार आपने ऐतरेय ब्राह्मण में पढ़ा होगा या ना भी पढ़ा हो, तो ऐतरेय ब्राह्मण है जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, है ना, स्कल्पचर्स हैं, तो उसमें दुष्यंत पुत्र की बात कही गई है, जिसको हमने भी बताया कि शेर के दांत गिन लिया करते थे, इतना बहादुर लड़का था। तो ये बहुत सारे ऐसे भरत हैं जो इन नामों के पीछे खड़े दिखते हैं, है ना। चलिए, इसमें इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है कि जो चारों दिशाओं में जिसकी पताका फहरा रही हो तो उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो तमाम भूमि का अधिग्रहण करके और फिर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि जब आपको लगने लगे कि आप एक शक्तिशाली राजा हो तो उस टाइम पे आपको एक यज्ञ करना होता है जिसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। और इसको अश्वमेध इसलिए कहा जाता है क्योंकि अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और उसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है जिसके मस्तक पर कुछ ऐसा लिखवा दिया जाता है, एक नेम प्लेट टाइप का, कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा तो वह जो राजा इस घोड़े को छोड़ा है तो उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो जो चुनौती को स्वीकार कर लेता है वो युद्ध करता है और राजा फिर उसको हराता है। जब राजा को यकीन हो जाए कि नहीं अब वो सबसे शक्तिशाली है, तभी वो अश्वमेध यज्ञ करता था, है ना। और अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब होता था एकदम ओपन चैलेंज, है ना, कि सामने वाले को एकदम खुली चुनौती दी गई है कि अगर दुनिया में अब कोई भी ऐसा शासक है जो समझता है कि नहीं वो ज़्यादा ताकतवर है, तो अब ये चुनौती है उसके लिए। तो वही उस घोड़े को पकड़ता था जो उस चुनौती को स्वीकार करता था। इसके बाद आपने लव कुश वाली कहानी पढ़ी होगी कि वो राम के द्वारा छोड़े गए उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। खैर, ये तो आगे की बातें होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चक्रवर्ती जो राजा भरत थे, दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र, है ना, जिनका अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक महान ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा, है ना। तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे उनका मिलन होता है ना। शकुंतला कौन थी और फिर कण्व ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंची और क्या क्या होता है ना। तो और कहा जाता है कि जब शकुंतला की विदाई हुई थी तो कण्व ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया था कि इनका जो पुत्र है भरत आगे चल करके एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उसके नाम पर इस तमाम भूखंड का नाम भारत होगा। भारत तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि उसके इस नाम से ही आगे चल करके इस भूखंड का नाम पड़ेगा।
तो ऐसा भी जिक्र किया जाता है। ये हम बात कहाँ की कर रहे हैं, ये हम ऐतरेय ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, समझिएगा बात को। और इसी प्रकार से जब मत्स्य पुराण में हम पहुँचते हैं तो मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि जो मनु थे, तो मनु को प्रजा को जन्म देने वाले जो वर और उसका भरण पोषण किया, तो इस रीज़न से, इस कारण से उनको भरत कहा गया। भरत का मतलब भरण पोषण करने वाला, है ना। और कहा जाता है कि इस धरती पर जो सबसे पहला व्यक्ति आया था वो मनु और शत्रुपा थे। तो मनु जो थे वो इस संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, है ना। और भरण पोषण करने के कारण जो है तो इस भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। चलिए, तो ये बहुत सारी बातें हैं उस पर। मनु ने जहाँ जहाँ भी राज किया, जहाँ जहाँ भी वो गए, तो वो तमाम भूखंड भरण पोषण के आधार पर भारत पड़ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा जब हम नामकरण के एक सूत्र जैन परंपरा की बात करते हैं तो वहाँ पर भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत थे, तो उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा कहा जाता है। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका भी होता है ना। बंटवारा, हिस्सा, ये तमाम शब्द भी होते हैं। लेकिन एक बार फिर से जब हम महाभारत की तरफ लौटते हैं तो महाभारत के आदि पर्व में यही एक कथा है जिसका हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं, दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत की। तो वहाँ पर एक फिर से बात आती है कि जो महर्षि विश्वामित्र और मेनका थे, तो इनसे एक पुत्री की उत्पत्ति हुई थी, है ना, जिनका नाम था शकुंतला। और पूर्ववंशी राजा दुष्यंत के बीच फिर बाद में गांधर्व विवाह हो जाता है जब वो महर्षि कण्व के आश्रम में होती हैं। और गांधर्व विवाह के बाद फिर वो जाती हैं वहाँ। हालांकि एक बार एक बड़े क्रोधी ऋषि थे, उनका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, बड़े क्रोधी ऋषि थे, तो वो उस आश्रम में पधारे, कण्व के आश्रम में। कण्व उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर शकुंतला थी, तो शकुंतला अपने मतलब तब शादी उनकी नहीं हुई थी, तो उन्होंने राजकुमार दुष्यंत को देखा था, राजा दुष्यंत को देखा था, तो वो उनके प्रेम में बिल्कुल आतुर थी, मग्न थी। तो उस टाइम पे वो ऋषि आते हैं, तो ये बड़े क्रोधी ऋषि थे, नाम तो मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। तो ये क्रोधी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तू जिसके प्यार में इतना खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी इस कहानी में हैं। और फिर वो भूल जाते हैं। फिर जब उन्होंने बहुत अनुनय विनय की शकुंतला की सखियों ने, सुनैना और प्रियंवदा ने, तो फिर वहाँ पर ये बात आती है सामने कि उस महर्षि ने ये कहा था कि जब राजा के द्वारा दी गई कोई निशानी राजा को दिखाई जाएगी तो उनको ज्ञात हो जाएगा कि हाँ ये मेरी पत्नी है। तो ऐसा होता है, जब उनकी विदाई होती है तो राजा को सारी चीज़ें भूल जाती हैं। और जो उनकी अंगूठी होती है, कहते हैं कि नदी में नहाते समय वो जो राजा के द्वारा दी गई थी एक निशानी के रूप में, वो नदी में गिर जाती है। तो इसलिए जब राजा से वहाँ पर पहचानने की बात आती है, तो जब अंगूठी दिखाने की बात आती है तो अंगूठी नहीं होती है। फिर उस अंगूठी को ढूंढा जाता है ना, बहुत मुश्किल से। और फिर जब वो अंगूठी मिलती है तब एक लंबी पनिशमेंट आप कह सकते हैं शकुंतला को मिली। और फिर उसके बाद वो जो है तो पहचानते हैं जब अंगूठी मिल जाती है। तो ये बातें होती हैं और आगे चल करके फिर वहाँ से भरत होता है, तो ये भरत के नाम से भारत पड़ा है। तो ये क्योंकि दो प्रेमियों की इतनी अमर प्रेम कहानी है, अगर आप कभी अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ें तो इतना सजीव चित्रण है कि आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने से वो सारे दृश्य निकल रहे हैं। इतना सजीव चित्रण है, पेड़ पौधे, कलियाँ, लताएँ, इतना मनमोहक, और क्या बता दूँ, इतना सजीव है कि आपको लगेगा एकदम हमारे सामने ये घटनाएं घट रही हैं। इतना सजीव चित्रण वहाँ पर किया गया है। तो शायद ये भी एक नाम है ना। इसके अलावा इतिहास में हम और आगे बात करते हैं तो आमतौर पर जो पुरातत्ववेत्ता हैं या इतिहास के अध्येता हैं, तो उनका ये मानना है कि भरत जन इस देश में दुष्यंत पुत्र भरत से पहले भी थे, इसलिए तार्किक है। भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना होकर एक जाति समूह के नाम पर हुआ है ना। क्योंकि अभी हमने कहा भरतवंशी, है ना, भरण पोषण करने वाला, तो ये बहुत सारे उसके मतलब है ना। शब्दों के अगर हम मकड़ जाल में उलझेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। चलिए, तो अब भरत गण से भारत कैसे कैसे, भरत जन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र और यज्ञप्रिय लोग थे, है ना, जो आर्यों के समय की बात है। तो वैदिकी में भरत का अर्थ होता है अग्नि, लोकपाल या विश्वरक्षक, है ना। ये मोनियर विलियम्स ने बताया था, उसने शायद पढ़ा होगा या उसका ट्रांसलेशन किया होगा, जैसा भी रहा हो। तो यह राजा वही भरत है, ऐसा माना गया है। जो सरस्वती, घग्घर, ये सब सिंधु के आसपास की बातें हम कर रहे हैं, यहाँ के किनारों पर राजा राज करता था।
तो उसी के नाम से। अब संस्कृत में देखो, भर, भर का एक और अर्थ है युद्ध, है ना, भर और फिर ता, तो भर का मतलब युद्ध है। तो युद्ध करके राजा क्या करता था कि उस एरिया को, उस भूखंड को जीतता था, है ना, अपने नाम कर लेता था। तो बहुत सारे अर्थ हैं। एक दूसरा समूह है जनगण, और एक तीसरा अर्थ है भरण पोषण। तो ये जनगण भी भरत है और ये भरण पोषण भी भरत है ना, युद्ध करने वाला भी भरत है। तो कहने का मतलब ये है, और दुष्यंत का तो है ही है भरत, है ना, दशरथ के तो है ही है भरत। तो ये जो शब्द हैं, शब्दों पर अगर हम उलझेंगे तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। चलिए कुछ जाने माने इतिहासकारों की बात कर लेते हैं। एक भाषाविद हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी का कहना है कि ये अर्थ एक दूसरे से भिन्न और परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं। अतः भर का अर्थ युद्ध और भरण पोषण दोनों तो ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है। दोनों, भाई युद्ध करना और भरण पोषण करना तो कॉन्ट्रास्ट तो है ना। तो इसमें यहाँ कोई ऐसी विशेषता नहीं है। अब भर का जो मूलार्थ है, मूलार्थ गण यानी कि जन था। भर का जो मूल अर्थ है गण या जन था। तो गण के समान वह किसी भी जन के लिए प्रयुक्त हो सकता था। साथ ही वह उस गण का विशेष सूचक भी था जो कि भरत के नाम से विख्यात हुआ था। तो अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ होता है, तो इसको भी समझ लेना जरूरी है। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या कि जो भरत जनों का वृत्तांत है, जब हम आर्य इतिहास की बात करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे कभी युद्ध हुआ, तो कभी आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद में जो यज्ञ करता होता था, जैसे अभी हमने कहा कि भरत का मतलब अग्नि भी होता है, तो जो यज्ञ करता था उसको होत्र या होत्रा कहा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर अग्नि का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा संघ हो गया, और इस प्रकार के आशय को संबंध करके भरत नाम दिया गया, ऐसा भी कहा जाता है। और देखो, फिर वह नाम सिमटते 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 एक संज्ञा सूचक हो गया, है ना। तो आगे चल करके फिर वो भरत प्रसिद्ध हो गया। फिर इसी प्रकार एक दशराज्य युद्ध हुआ था, इतिहास में उसका जिक्र किया जाता है, तो वहाँ भी भरत शब्द का जिक्र किया गया है ना। तो इस प्रकार से तो भारत की व्युत्पत्ति करने में हम ज़्यादातर दुष्यंत पुत्र को मानते हैं। एक तो अमर प्रेम है शकुंतला और दुष्यंत की, दूसरा वो बहुत ही प्रतापी राजा था, चक्रवर्ती तो था ही। हमने कहा कि बाल्यकाल से ही वो इतना साहसी व्यक्ति था, साहसी बच्चा था, है ना। तो भरत, भारत शब्द अग्नि का विशेषण माना गया। आगे चल करके संदर्भ ऐसा भी कहते हैं कि जो देवश्रवा और देववाद थे, इन दो भरतों, इनको भारत ही कहा जाता था, है ना। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, भरत या भरत जन ये थे, है ना। तो ये उनके दो ऋषियों ने ही मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलन की तकनीक को खोज निकाला था। तो इस आधार पर भी लोग ऐसा मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस संदर्भ में क्या कहते हैं, उनके मुताबिक ऋग्वेद के जो कवि भरत थे, तो भरतों के अग्नि से संबंध के इतिहास की जो परंपरा है, तो उसी के नाम से हो सकता है। तो भरतों से निरंतर संसर्ग के कारण जो अग्नि को भारत कहा गया। इस तरह से यज्ञ में निरंतर काव्य पाठ के कारण जो कवियों की वाणी थी, तो उन कवियों की वाणी को भारती कहा गया। आपने पढ़ा होगा मैथिली शरणगुप्त की एक रचना है, भारतवर्ष में आओ उतारे आरती, है ना, करके है ऐसे। तो उसमें भारती शब्द का जिक्र किया गया। तो भारती मतलब जो काव्य पाठ किया जाता था यज्ञ हवन इत्यादि के टाइम पे, तो काव्य पाठ करने वाले उस वाणी को भारती कहा गया। तो अब समझिएगा, भरत, भारत, भारती, तो अग्नि से संबंधित है भरत, है ना। तो ये कितने सारे मतलब इसमें कॉन्टेक्स्ट हैं, आप इनको समझिए कि अलग अलग सेंस में अलग अलग समय पर ये कैसे कैसे सबूत और तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। इसके अलावा जब कहा जाता है कि काव्य पाठ जो है सरस्वती के तट पर होता था, और इसीलिए यह नाम भी कवियों की वाणी से संबंध हुआ माना जाता है। अनेक वैदिक मंत्रों में भारती और सरस्वती का उल्लेख किया गया है। जो दशराज युद्ध की हमने अभी बात की, जिसमें 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक संदर्भों में आता है। इससे आप आनाकानी नहीं कर सकते हैं। और यह सरस्वती नदी आज के घग्गर के कछार में बसने वाला एक समूह था। ये यज्ञप्रिय अग्निहोत्रा लोग थे, और अग्नि और भरत इनका एक बड़ा मतलब क्लोज संबंध रहा है। इसके अलावा
तो ये जो यज्ञप्रिय लोग थे, ये जो भरत जन थे, समझिएगा बात को, तो इन भरत जन के उस नाम के समय में उस समूचे भूखंड का नाम भारत वर्ष हुआ या भारत पड़ा। ठीक है, विद्वानों के मुताबिक भरत जाति के जो मुखिया थे उनका नाम था सुदास। समझिएगा, वैदिक युग से पहले भी पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के अनेक संघ थे, इन्हें जन कहा जाता था। जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, अलग अलग राजाओं के समय पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पर जन क्या होता था, गोप गोपा ये सब क्या होते थे, है ना, तो ये इनको जन कहा जाता था। इसके अलावा इस तरह भरतों के इस संघ को भरत जन के नाम से जाना जाता था। बाकी जो अन्य आर्य संघ भी अनेक अनेक जनों में विभाजित थे, है ना। जैसे आपने अभी हमने कहा कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, तो ये जन कहाँ से आया, क्योंकि उस समय वहाँ के लोगों को जन कहा गया, है ना, जन, जनगण। समझ पा रहे हैं बात को। तो इस प्रकार से इसके अलावा अनेक जनों में हमारा प्राचीन समय, प्राचीन भारत, प्राचीन भूखंड विभाजित था, जिसमें पुरु हो गया, यदु हो गया, और तुर्वशु हो गया, त्रित्सु हो गया, अनु है, द्रुह है, गांधार है। इसके अलावा विषाणीन पक्त थे, कैकय हो गया, शिव हो गया, अलिन, भलान, है ना, त्रित्सु, संजय, ये बहुत सारे जन समूह थे। समझिएगा इन तमाम चीज़ों को। और इन्हीं जनों में 10 जनों में सुदास और उनके त्रित्सु कबीले का युद्ध हुआ था। दसराज युद्ध की हमने बात की, ये इतिहास में मिलेगा, इस पर एक विशेष पुस्तक भी लिखी गई है। तो सुदास के जो त्रित्सु कबीले के विरुद्ध ये जो 10 प्रमुख जातियों यानी कि गण जनों के बीच युद्ध लड़े गए थे, इनमें पंचजन यानी जो पुरु थे, यदु थे और तुर्वशु थे, अनु और द्रुह थे। इनके अलावा जो भालानस, जो बोलान दर्रा के इलाके के आसपास माना जाता है, इसके अलावा अलिन जो काफिरिस्तान के आसपास है, शिव जिसको सिंधु के आसपास है, और फ़ख्त जो कि खैबर पख्तून आपने नाम सुना होगा, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और बिशाणनी कबीले ये शामिल थे। तो ये 10 लोगों ने मिल करके एक राजा से युद्ध किया था, है ना, समझिएगा बात को। इसी संदर्भ में एक और जानकारी है कि कर्नाटक में यानी दक्षिण भारत में आपने होयसल एम्पायर पढ़ा होगा, तो कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर में वहाँ पर वहाँ की दीवारों में अर्जुन के साथ जो एक भीषण लड़ाई हुई थी, तो उसका भी एक दृश्य जोड़ा जाता है, महाभारत। समझिएगा आपको। तो ये भारत, जैसे अभी हमने कहा ना, भर का मतलब क्या होता है, युद्ध, भरत युद्ध, महाभारत, और महाभारत में तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि वहाँ एक बहुत विशाल युद्ध हुआ था, है ना। तो समझिएगा ये तमाम चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट हो रही हैं। तो इसीलिए किसी भी एक तथ्य को मान लेना, एक तथ्य को स्वीकार कर लेना बहुत ठीक नहीं लगता है ना। तो आप समझते हैं कि ये 2500 वर्ष पहले कौरव पांडवों के बीच में एक महासमर हुआ था, और उस महासमर को क्या नाम दिया गया था, महाभारत, है ना। तो भारत युद्ध से भी संबंधित है, भारत एक भूखंड से भी संबंधित है, भारत वंशियों से संबंधित है, भारत शकुंतला के वीर पुत्र शकुंतला और दुष्यंत के वीर पुत्र भरत से संबंधित है। इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारे फैक्ट हैं कि किसी एक फैक्ट पे रुक जाना और दावे के साथ ये कहना कि नहीं इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत, भारतवर्ष या आर्यावर्त पड़ा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। अग्नि से भी भारत का संबंध बताया जाता है, जैसे अभी हमने कहा भारती, भरत, काव्य पाठ करने वाले, है ना, ये तमाम चीज़ें, इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। तो हमने कहा कि 2500 साल पहले कौरव पांडवों के बीच एक महासमर हुआ था। तो एक गृह काल में महासमर, एक गृह काल था, गृह कलह थी जो एक महासमर में बदल गई। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस देश का नाम भारत है और 2 कुटुंबों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम भारत पड़ा। समझिएगा, 2 लड़ाइयों के नाम से देश का नाम अगर भारत पड़े, ये तो थोड़ा सा उचित नहीं समझ में आता, है ना, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम जैसे ही तो करते हैं, निर्णायक क्या है ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तो समझिएगा, इसकी वजह यह है कि जो युद्ध था, तो भारत की जो भौगोलिक सीमा थी उसमें आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया, ऐसा कहा जाता है। तो जब सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया, क्योंकि भारत के मतलब एक भूखंड को या एक विस्तृत भूखंड का नाम भारत दिया गया था, है ना। आप जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत था। और जब महाभारत हो रहा था तो तमाम जो आसपास के राजा थे, यानी कि जो भारत नामक भूखंड के अलावा जो दूर दूर के राजा थे या उससे जुड़े हुए राजा थे, तो उन तमाम राजाओं ने उस युद्ध में भाग लिया था।
तो ऐसा भी माना जाता है कि इस वजह से उसका नाम महाभारत हो गया, है ना। ये दुनिया भर के, भारत तो हिस्सा लिया ही, भारत के अलावा और भी देशों ने जो हिस्सा लिया, तो ये इन तमाम को मिला के महाभारत हो गया, है ना। जैसे आजकल हम कहते हैं कि जब कई देश लड़ने लगे तो उसको हम विश्व युद्ध कह देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व के देश आ रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको महाभारत का नाम दिया गया, ऐसा कहा जाता है। हम एग्जैक्ट अभी बात नहीं कर सकते कि हाँ वास्तव में यही एक क्लियर प्रूफ है कि इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में हमने बात की कि भारत एक भूखंड था और उसके आसपास के जो भी अन्य देश थे तो उन्होंने भी हिस्सा लिया, सो ये महाभारत कहलाया। चलिए अब कहा जाता है कि आज से 7,500 साल पहले 10 राज्य युद्ध हुआ था, है ना। तो ये 2,500 साल पहले तो महाभारत युद्ध हुआ, उससे भी पहले क्या 10 राज्य युद्ध हुआ था। इसमें हमने अभी बताया कि त्रिशूल जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी, और ये त्रिशूल जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। इस युद्ध से पहले यह क्षेत्र अनेक नामों से प्रसिद्ध था। इस विजय के बाद तत्कालीन आर्यावर्त में भरत जनों का वर्चस्व और भी ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तत्कालीन जनपदों के महासंघ का भी नाम भारत हुआ, अर्थात भरतों का, समझिएगा, भारत भरतों का, है ना। इसके अलावा भारत और ईरानी संस्कृति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं। स्पष्ट है कि महाभारत में जो उल्लेखित शकुंतला पुत्र महाप्रतापी भरत का उल्लेख एक रोचक प्रसंग है, समझिएगा, है ना। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, महाभारत और उस महाभारत में फिर शकुंतला का पुत्र भरत, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए भारत ईरानी संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो हिंद और हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था, है ना, ग्रीक शब्द इंडस, फिर संस्कृत में उसको सिंधु, तो ये जो हिंद है, हिंद देश के निवासी, है ना, जय हिंद, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आज भी हम कहते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रचलन में रहा होगा, ऐसे तो हम किसी नाम को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के नहीं देख सकते, है ना। तो कहा जाता है कि ये ईरानी हिंदुस्तानी ये पुराने संबंध थे भारत और ईरान के। ईरान पहले फारस था और उससे भी पहले ये आर्यनम था। आर्य लोग हमने कहा ना कि वहीं से आए थे। आर्या अर्थात आर्यान, और अवेस्ता एक प्राचीन ग्रंथ है जो ऋग्वेद के समकक्ष माना जाता है। जैसे ऋग्वेद में इंद्रादि देवताओं का जिक्र किया गया है, तो अवेस्ता में भी ऐसे इंद्रादि देवताओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अवेस्ता में इन नामों का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू कुश एक पर्वत है भारत में, ये भारत के कहेंगे कि पश्चिम में है ना। तो वही एक रास्ता था, वहाँ से ईरानी लोग आते थे यहाँ पर, या जो भी आर्य लोग थे तो यहाँ आते थे। तो हिंदू कुश एक पर्वत है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर्वत का भी जिक्र यहाँ पर आता है। तो हिंदू कुश के पार जो आर्य थे उनका संघ ईरान कहलाया, समझिएगा बात को, और जो पूरब में थे, है ना, उनका संघ आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों समूह क्या थे, बहुत महान और बहुत प्रभावशाली थे, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। इसीलिए हम भारत और ईरान की संस्कृति की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा समझिएगा, दरअसल भारत का नाम जो है वो सुदूर पश्चिम तक खुद ईरानियों ने ही पहुँचाया था, है ना। ईरानियों का भारत से एक बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, व्यापार को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के एक बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। चलिए, दरअसल कुर्द सीमा पर एक बेहिस्तून शिलालेख पर एक चीज़ उत्कीर्ण है, हिंदुस, और वह बेहिस्तून पर्वत जो है, बेहिस्तून शिलालेख जो है, उस पर जो हिंदुकुश या हिंदुस शब्द का उत्कीर्ण किया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही देता है। समझिएगा बात को, मैंने क्या कहा कि कुर्द एक सीमा है, तो कुर्द सीमा पर बेहिस्तून शिलालेख है, और उस बेहिस्तून शिलालेख पर एक शब्द उकेरा गया है, इंस्क्रिप्ट किया गया है, वह है हिंदुस। तो ये इस शब्द की गवाही देता है। फिर फारसियों ने अरबी भाषा भी सीखी, मगर उन लोगों ने अपने अंदाज में सीखी। एक ज़माने में अग्नि पूजक जो थे, वो जो जरथुष्टी लोग होते हैं, तो जरथुष्टियों का ऐसा एक जहूरा था कि वहाँ इस्लाम का आविर्भाव भी था। इस्लाम का आविर्भाव नहीं था एक्चुअली, समझिएगा इस बात को, इस्लाम का आविर्भाव नहीं था। ऐसा माना जाता है कि ये बातें इस्लाम से भी सदियों पहले थी और ईसा मसीह से भी 4 सदी पहले की हैं। समझिएगा कौन सी, ये जो हम हिंदुस की अभी बात कर रहे हैं। संस्कृत अवस्था में गर्भनाल का एक रिश्ता है। हिंदू कुश बामियान के इस पार यज्ञ होता तो उस पार आप कह सकते हैं कि आर्यमन, अथर्वन, होम, सोम, हवन, इस प्रकार की समानार्थी पदावलियाँ भी थी यहाँ पर। तो मतलब कि यहाँ भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र मिलता है, वहाँ भी। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अवेस्ता
नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के समकक्ष की जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर इंद्र का जिक्र किया गया है, सोम इत्यादि देवताओं का जिक्र किया गया है, तो वहाँ भी इन देवताओं का जिक्र किया गया है। तो ये काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है भारत और ईरानी संस्कृति के बीच में। चलिए आगे हम बात करते हैं कि फारसियों के ग्राह्य होने का दायरा यहीं तक नहीं रहा, इस्लाम के दायरे में भी सनातन का सौहार्द दिखाई देता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आप जाएं तो वहाँ पंचरथ यानी कि 5 रथ, तमिलनाडु के महाबलीपुरम की मैं बात कर रहा हूँ, भी इस बात की गवाही देते हैं, है ना। इसी प्रकार हिंद, हिंदस, हिंदवान, हिंदुस, ये शब्द ईसा से भी 2000 साल पहले अक्कादी सभ्यता में था। अक्कादी सभ्यता बहुत कम लोग जानते होंगे, ये अक्कादी सभ्यता में भी था। अक्कद, सुमेर, मिस्र, सबसे भारत के बहुत प्राचीन रिश्ते थे। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो शहद है, रेशम है, इन सब के व्यापार होते थे वहाँ पर, है ना। चलिए वहाँ से चलते चलते जब हम हड़प्पा सभ्यता तक आते हैं, जब हम सैंधव सभ्यता तक आते हैं या सरस्वती सभ्यता की हम बात करते हैं, तो ये तमाम रिश्ते बड़े प्रगाढ़ थे। जब हम पढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं, समझिएगा। तो इतने साल पहले की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और सिंध जो है सिर्फ एक नदी नहीं, एक सागर भी था। इसको एक धारा जल का भी पर्यायवाची माना जाता है। सिंध का ये सब मतलब अर्थ होता है। सिंध को 7 नदियों वाले एक प्रसिद्ध सप्त सिंध का भी दर्जा दिया गया। सप्त सिंधु क्षेत्र को प्राचीन फारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। समझिएगा, क्या इस हिंदू का कुछ और अर्थ है, ये इस बात को समझ लेना जरूरी है। जाहिर है कि हिंद शब्द बहुत प्राचीन है ना। तो अगर हम हिंदुस्तान कहते हैं या हिंद देश हम भारत को कहते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसकी गवाही बहुत प्राचीन, अभी हमने जब दशराग युद्ध की बात की 7500 वर्ष पहले, तो ये तमाम चीज़ें थी। अभी हमने हिंदू शब्द की बात की, है ना, जो बेहिस्तान पर उत्कीर्ण किया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे हमने कहा कि जाहिर है हिंदू, हिंद, हिंदुवान, हिंदुस, अनेक संज्ञाएं अत्यंत प्राचीन है। इंडस इसी हिंदस, समझिएगा, इंडस, हिंदस, ये ग्रीक के समरूप है ना। ये इस्लाम से भी सदियों पहले की बात है। तो ग्रीक में भारत के लिए जो इंडिया शब्द या सिंधु के लिए जो इंडस शब्दों का प्रयोग हुआ है, दरअसल इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है और ये भारत की पहचान है। संस्कृत का स्थान फारसी में स्थान हो जाता है, समझिएगा। संस्कृत का जो स्थान है, स्थान शब्द है, वह फारसी में स्थान हो जाता है। तो फारस लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, समझिएगा इस बात को। इस तरह से हिंद के साथ स्थान शब्द जुड़ करके हिंदुस्तान बन गया। आशय क्या है, जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, है ना, जहाँ हिंदू बसते हैं। भारतीय यूरोपीय भाषाओं में हा का जो रूपांतर आ हो जाता है, समझिएगा, सा का आ नहीं होता, क्या हो जाता है, हा का रूपांतर आ होता है, उल्टा नहीं, है ना। इसी प्रकार मेसोपोटामियाई जो सिविलाइजेशन रही है, वहाँ से हिंदुओं का संपर्क था। दरअसल जो हिंदू था वो ग्रीक, इंडस, अरब, अक्काद, पार्सियन संबंधों का ही परिणाम है ना। इसके बाद फिर हम कहते हैं कि हम भारतवंशी हैं, हम भारतवासी हैं। तो इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था, समझिएगा बात को। सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था। ये उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और मेगास्थनीज कौन था, एक राजदूत था जो भारत के शासक यहाँ थे, तो उनके राज दरबार में आया हुआ था। उस टाइम पे ये मौर्य वंश था, तो वहाँ पर ये आया हुआ था और लंबे समय तक वो पाटलिपुत्र में रहा। मगर वहाँ पहुँचने से पूर्व बख्त, बाक्ट्री, बैक्ट्रिया, समझिएगा बात को, गांधार, तक्षशिला, जिसको टैक्सला भी कहा जाता है, इलाकों से गुजरा और यहाँ पर हिंद, हिंदवान और हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मेगास्थनीज के इंडिका में जिक्र किया गया है। वो कहता है इन तमाम जगहों पर भटकने के बाद, यहाँ गुजरने के बाद, गांधार, तक्षशिला, है ना, बाक्ट्री, जिसको बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था, तो उसने कहा अपनी पुस्तक में हिंद, हिंदुवान या हिंदू शब्द जैसे ये प्रचलन में थे। उसने ग्रीक स्वरतंत्र के अनुरूप, भाई ग्रीक का जैसा भी साउंड रहा होगा उसके अनुरूप उसने इंडस, इंडिया, ऐसे शब्दों को, स्वरों को ग्रहण किया। तो यह ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10 सदी पहले की बात है। जहाँ तक जम्बूद्वीप की बात है, सबसे पुराना नाम है। आज के भारत, आर्यवर्त और भारतवर्ष से भी पुराना और बड़ा नाम माना जाता है, परंतु ये तमाम विवरण बहुत विस्तार भी मांगते हैं, है ना। अभी इन पर गहन शोध भी चल रहे हैं। जामुन का फल, जिसको हम जम्बू कहते हैं, और ये भी माना जाता है कि इस केंद्रीय भूमि पर
यानी कि आज जिसको हम भारत कहते हैं, यहाँ पर किसी काल में जामुन के पेड़ों की बहुलता थी, है ना। इसी वजह से इस पूरी एरिया को जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप या जम्बू द्वीप कहा गया। खैर जो भी हो, हमारी चेतना जम्बू द्वीप के साथ तो नहीं है, लेकिन भारत के नाम से जरूर जुड़ी है। तो भारत संज्ञा सभी परतों में भारत के होने की कथा जो है खुदी हुई हमें समझ में आती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भारत का नाम है, अल्टीमेटली फाइनली हम इस सोर्स पर पहुंचते हैं कि भारत जो नाम है भरत जनों के नाम से है, और भरत जन आर्य से संबंधित है, और आर्य जो है ईरानियों के साथ जो भारत के रिश्ते थे, तो वहाँ फारस शब्दों में इस प्रकार के फारस भाषा में इस प्रकार के शब्द रहे हैं। तो ये भारत का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, हिंदुकुश पर्वत से लेकर के। अब हिंदुकुश पर्वत को आप क्या कहेंगे, एक जीता जागता उदाहरण। आज भी हिंदुकुश पर्वत है ना। भारत के पश्चिम में है, पाकिस्तान के पश्चिम में, अफगानिस्तान से जैसे ही आप पार करेंगे, यूरोपीय देशों में आप जाना शुरू करेंगे, तो हिंदुकुश पर्वत आता है, बहुत बड़ा पर्वत है ना। तो जब ये हिंदुकुश पर्वत, और इसी प्रकार आपने ये भी पढ़ा होगा हिंद महासागर, तो ये आज के नामकरण नहीं है कि आज के नामकरण है, ये बहुत ही प्राचीन नामकरण है। तो इस प्रकार से भारत जो नाम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यह अपने आप में किसी भी प्रकार के दुनिया के देशों के लिए, अपने नाम के लिए अपना वजूद नहीं खोज रहा है, बल्कि अपने आप में ये बहुत प्राचीन नाम है। समय समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होते गए लोगों ने, क्योंकि शब्द जो हैं बहुत सारे अर्थ देते हैं, ये इनके बहुत सारे पर्याय होते हैं। तो समय समय पर अपने स्वर के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार अलग अलग देशों के लोगों ने अलग अलग हिसाब से नामों को रखा, है ना। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी उस शब्द को इंडिया बहुत तरीके से प्रचलित कर दिया, क्योंकि उनके साउंड में इंडिया बहुत अच्छे से बैठता था, है ना। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली भारत का नाम अति प्राचीन है, और यह जो कई सारे, जैसे हमने अभी कहा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है ना, महाभारत में इसकी गवाही है, अभिज्ञान शाकुंतलम इस बात की गवाही देता है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो ये गवाही देते हैं कि भारत में एक भरत नाम का राजा था जो बहुत प्रतापी था। उसके माता पिता बहुत प्रतापी और बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उन्हीं के नाम पर फिलहाल हम जा सकते हैं कि उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।